नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है सुपरफास्ट न्यूज में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देश में मैगी बैन को लेकर नेस्ले कंपनी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। 11 जून को नेस्ले ने मैगी पर बैन हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। कंपनी ने अपनी सफाई में कहा था कि फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने जो सैंपल जांच के लिए कोका कोला लैब में भेजे थे वो पैकेट एक्सपायरी थे। नेस्ले ने याचिका दायर करके महाराष्ट्र सरकार और FSSAI के आदेश को चुनौती दी है। इस पर कोर्ट ने 30 जून तक सभी पक्षों को जवाब देने को कहा था। हम आपको बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मैगी नूडल्स में हानिकारक लेड और MSG मिलने के बाद इसे बैन किया गया था। दिल्ली वालों पर और पड़ सकता है महंगाई का बोझ। केजरीवाल सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 14 चीजों पर वैट बढ़ाने के लिए बिल पेश किया, जिसमें पेट्रोल डीजल भी शामिल है। दिल्ली में डीजल पर फिलहाल 12.5% वैट लगता है, जबकि पेट्रोल पर 20%। दिल्ली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30% करने का प्रस्ताव रखा है। वैट 30% होने पर दिल्ली में पेट्रोल 67 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए हो जाएगा, जबकि डीजल 50.90 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। इसके अलावा रसोई गैस, CNG, शराब, देसी शराब, 5000 रुपए से ज्यादा दाम की घड़ियां, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, गुटखा और हुक्का शामिल है। इन चीजों पर दिल्ली में अब तक 20% वैट लग रहा है, जिसे बढ़ाकर 30% करने का प्रस्ताव है। ACB मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को लगा झटका। हाईकोर्ट ने कहा कि मुकेश कुमार मीणा को बतौर ACB चीफ काम करने दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा, तो केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। इस मामले में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी कि ज्वाइंट कमिश्नर की कोई पोस्ट ACB में नहीं है, जिस पर मुकेश मीणा को रखा गया है। इसके साथ ही मीणा को रखते वक्त उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की राय नहीं ली, जो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है, इसलिए मीणा को काम करने से रोका जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम स्टे की रिक्वेस्ट पर कोई राहत नहीं दी, लेकिन अदालत ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ACB चीफ मीणा ने ब्यूरो में काम कर रहे SHO विनय मलिक को हटा दिया है। उनकी जगह ब्रजमोहन को दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच का नया SHO बनाया गया है। माना जा रहा है कि ACB के ज्वाइंट कमिश्नर मीणा ने यह तबादला इसलिए किया क्योंकि दिल्ली सरकार के आदेश पर FIR रजिस्टर मीणा को देने से SHO मलिक ने इनकार कर दिया था। देश की सबसे हाईटेक मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में कैदियों के सुरंग बनाकर फरार होने की घटना के बाद दिल्ली प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। लेकिन जांच को लेकर LG और सरकार में फिर मतभेद सामने आए हैं। LG ने जहां जांच साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को सौंपी है, तो दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के नए DM को जांच का जिम्मा सौंपने की बात कही है। ऐसे में दोनों अफसर उलझन में हैं। तिहाड़ से कैदियों के फरार होने के मामले में LG नजीब जंग ने सुबह ही न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए। LG ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के DM से कहा कि वो पता लगाएं कि इस घटना के पीछे क्या वजह थी। उधर दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन का मानना है कि तिहाड़ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के DM के अधिकार क्षेत्र के दायरे में है, इसलिए जांच का जिम्मा उन्हें सौंपा जाना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि LG को नोट भेजा जा रहा है, उम्मीद है कि वो रजामंदी दे देंगे। जैन ने इस मामले को लेकर LG के साथ विवाद होने की बात से इनकार किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ अधिकार क्षेत्र के आधार पर जांच दूसरे DM को सौंपने की बात कही है। जैन ने साफ किया कि इस घटना के बाद जल्द ही तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारियों के तबादले भी किए जा सकते हैं। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को शामिल बताने वाले मुख्य गवाह चोगाराम को अब पागल बताया जा रहा है। 65 साल के चोगाराम ने 2 काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ अक्टूबर 1998 में अपना बयान दर्ज कराया था। चोगाराम का बेटा सोमवार को अदालत में पेश हुआ और उसने बताया कि जब उन्होंने सलमान के खिलाफ कोर्ट में अपना बयान दिया था तब वो मानसिक रूप से बीमार थे। चोगाराम की सेहत को लेकर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी अदालत में पेश किए गए। जज ने 27 जुलाई तक पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा है। उसी दिन यह तय किया जाएगा कि चोगाराम गवाही देंगे या नहीं। सलमान खान के वकील ने कहा कि वो कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने का इंतजार करेंगे। चोगाराम का दावा था कि वो सलमान खान और दूसरे फिल्म स्टार की गाड़ियों का पीछा कर रहे थे। चोगाराम ने कहा था कि उन्होंने अपने गांव में फायरिंग की आवाज सुनी तो सलमान खान को रोकने की कोशिश की थी। इसके अलावा 2 और गवाहों सागर राम और ललित बोडा को कोर्ट में पेश नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया है। जज ने 27 जुलाई को अगली सुनवाई में इन्हें पेश करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगाया है कि वसुंधरा ने ललित मोदी के साथ मिलकर राजस्थान सरकार की संपत्ति हड़प की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसुंधरा और उनके परिवार पर सरकारी महल पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति होने के बावजूद धौलपुर का महल वसुंधरा, उनके बेटे दुष्यंत और ललित मोदी ने हड़प लिया। रमेश ने कहा कि 2010 तक सरकारी संपत्ति रहे धौलपुर के महल को 2013 में अपने हलफनामे में वसुंधरा ने निजी संपत्ति के रूप में दिखाया और इसमें 100 करोड़ का निवेश किया। जयराम रमेश ने PM पर निशाना साधते हुए उन्हें मौनेंद्र कहा और मांग की कि अब तो वो मौन तोड़े और वसुंधरा को हटाएं। उधर राजे को घेरने में जुटी कांग्रेस अपनी ही कवायद में घिरने लगी है।
तथ्यों के आगे जयराम रमेश का एक भी आरोप टिक नहीं सका। जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने नए पुराने सभी दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि पैलेस पर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत का वैधानिक अधिकार है। इसे खुद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी माना था। सिटी पैलेस धौलपुर की संपत्ति में से 567 वर्ग गज तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2010 में अधिगृहित भी की थी। इसके बदले दुष्यंत को 1,97,00,000 रुपए का मुआवजा दिया गया था। अब बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि अगर ये संपत्ति सरकार की थी तो गहलोत सरकार ने मुआवजा दुष्यंत को क्यों दिया था? कांग्रेस के ही कार्यकाल में इसे लग्जरी होटल में बदलने की इजाजत कैसे मिली? आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने कहा है कि उनकी लंदन में ललित मोदी से कोई मुलाकात नहीं हुई। शाहरुख से पूछा गया कि क्या वो ललित मोदी से मिले हैं। इस पर शाहरुख ने कहा, नहीं, मेरी मुलाकात ललित से लंदन में नहीं हुई। मैं शूटिंग के सिलसिले में बुल्गारिया गया था। अगर मुलाकात होती तो वो अब तक कईयों को बता चुके होते। शाहरुख ने कहा कि उन्हें लगता है कि ललित मोदी ने जो किया वो हित और बिजनेस के लिए था। मोदी की धुर विरोधी कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। सोमवार को उन्होंने अपनी बेटी के साथ सेल्फी ट्वीट की है। जिंदल ने लिखा है, मुझे सेल्फी विद डॉटर कैंपेन अच्छा लगा। ये मेरी बेटी यशस्विनी के साथ सेल्फी है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को टैग किया है। जिंदल ने आगे लिखा, मैं जींद के बीबीपुर की पंचायत को भी बधाई देना चाहता हूँ जिसने ये कैंपेन शुरू किया है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत की तरफ दोस्ताना रुख दिखाते हुए पहली बार भारतीय मीडिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यही नहीं, चीन ने पहली बार भारत के मुख्य जंगी टैंक अर्जुन की तारीफ की है। भारतीय पत्रकार चीनी सरकार से जुड़े ऑल चाइना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के न्योते पर बुलाए गए हैं। चीन के PLL के अकेडमी ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज इंजीनियरिंग के डिप्टी कमांडर सीनियर कर्नल ली डेगांग ने अर्जुन टैंक की तारीफ करते हुए उसे भारतीय हालात के लिए बेहतर बताया। भारतीय पत्रकारों को पहली बार चीन के मुख्य जंगी टैंक 96A, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर T-89 बख्तरबंद गाड़ियां देखने को मिली। आज देश भर के ग्रामीण बैंकों के अफसर और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। देश भर के 56 ग्रामीण बैंकों के करीब 80,000 बैंक कर्मचारी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल में शामिल होंगे। रेगुलर बैंकों में 10वां वेतन समझौता लागू हो गया है, लेकिन ग्रामीण बैंकों में ऐसा नहीं हुआ। हड़ताल की ये एक सबसे बड़ी वजह है। साथ ही मांग है कि बढ़ते काम को देखते हुए 25,000 से ज्यादा स्टाफ की भर्ती की जाए। मृतक स्टाफ के आश्रितों को अगस्त 2014 से नौकरी देने की नीति का निर्धारण हो चुका है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। एसोसिएशन के मुताबिक इसके अलावा कई मांगे लंबित हैं, जिन्हें सरकार को फौरन पूरा करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में बन रहे प्रियंका गांधी के घर के बारे में RTI में सूचना न देने पर सूचना आयुक्त ने अहम आदेश दिया है। आयुक्त ने 10 दिन के अंदर हिमाचल सरकार को इसकी जानकारी देने को कहा है। एक RTI कार्यकर्ता ने हिमाचल सरकार से पूछा था कि किन नियमों के तहत प्रियंका गांधी को मशोबरा में घर बनाने के लिए इजाजत दी गई है। बता दें कि प्रियंका ने घर निर्माण से जुड़ी सूचना न देने की गुहार लगाई थी। प्रियंका ने SPG प्रोटेक्टी के नाते खुद को RTI के दायरे से बाहर बताया था। इसके पीछे उन्होंने जान का खतरा पैदा होने का तर्क दिया था, लेकिन सूचना आयुक्त ने 10 दिन के भीतर जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के भूमि सौदों की जांच के लिए गठित जस्टिस SN ढींगरा आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि उसने सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं और उसे उम्मीद है कि तय सीमा के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। बता दें कि CAG की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि गुड़गांव के सेक्टर 83 में भूमि आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई। बाद में इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने आयोग बनाया था। व्यापम घोटाले पर सफाई देने से भागे शिवराज सरकार के गृह मंत्री बाबूलाल गौर। IBN 7 के सवालों से झल्लाए बाबूलाल ने शो बीच में छोड़ा। व्यापम घोटाले के अब तक 42 आरोपियों की मौत हो चुकी है। शनिवार को 24 घंटे के अंदर 2 और आरोपी, नरेंद्र तोमर की इंदौर जेल में जबकि डॉक्टर राजेंद्र आर्या की ग्वालियर में मौत हो गई। दोनों के घरवाले मौत पर पुलिस और जेल प्रशासन के तर्क से संतुष्ट नहीं है। इस मामले में विपक्ष CBI जांच की मांग कर रहा है, जबकि सत्ताधारी शिवराज सरकार हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही मौजूदा जांच से संतुष्ट है। यही नहीं, शिवराज सरकार कह रही है कि मौत तो होती रहती है। और इंग्लैंड में स्टडी वीजा पर गए तरनतारन के एक युवक ने पोलैंड की युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रिश्ते बना लिए। इससे वो गर्भवती हो गई। इसके बाद युवक भारत लौट आया। युवती ने उससे संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। इस पर फेसबुक के जरिए युवक का पता चला और वो उसे ढूंढती हुई तरनतारन पहुंच गई। इसके बाद पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी, रेप का मामला दर्ज कर लिया है। मणिपुर में सेना पर हमला करने वाले आतंकी संगठन NSCN-K का टॉप लीडर गिरफ्तार। NIA ने किया अरेस्ट।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मणिपुर में 4 जून को सेना के काफिले पर हुए हमले के साजिशकर्ता खुमेला अबी अनल को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मणिपुर के चंदेल जिले से पकड़ा गया है। खुमलो अबी अनल NSCN-K का टॉप कमांडर है। आपको बता दें कि हमले में सेना के 18 जवान शहीद हुए थे। हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 9 जून को एक बड़े ऑपरेशन में म्यांमार सीमा में 2 किलोमीटर अंदर घुसकर उग्रवादियों के 2 कैंप तबाह कर दिए थे। नालंदा में स्कूल डायरेक्टर की पीट कर हत्या के बाद आगजनी पर उतरे रिश्तेदार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, डूबने से हुई बच्चों की मौत। नालंदा के स्कूल के दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत डूबने से हुई है। बच्चों के शरीर पर चोट के कोई खास निशान नहीं मिले हैं, जबकि गांव वालों ने बच्चों की हत्या का आरोप स्कूल के डायरेक्टर पर लगाया था। साथ ही आंख और शरीर पर चोट के निशान होने का दावा भी किया था। इसी से नाराज होकर गाँव वालों ने डायरेक्टर को पीट कर मार डाला था। अब पुलिस ने डायरेक्टर की मौत के मामले में केस दर्ज कर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। यही नहीं, भीड़ में से कुछ लोगों की पहचान भी कर ली गई है। बिहार के नालंदा में स्कूल के डायरेक्टर को पीट कर मार डालने के मामले में नालंदा थाना में पुलिस ने 8 नामजद और 1600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मृतक स्कूल डायरेक्टर की पत्नी ने स्कूल की टीचर समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने खुद मामले पर DGP से बात की है और पटना रेंज के IG खुद मामले को देख रहे हैं। पीट कर मार डाले गए नालंदा के स्कूल डायरेक्टर का शव घर पहुंचने पर लोग भड़क उठे। रोड से लेकर रेल तक रोकी गई। गुस्साए लोगों ने हिलसा फतुहा रोड जाम कर दिया। इसके अलावा रेल ट्रैक पर भी लोग जमा हो गए और ट्रेन रोकी। स्कूल डायरेक्टर के परिवार ने मामले की CBI जांच की मांग की है। बता दें कि रविवार को 2 छात्रों की मौत से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल डायरेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह की पीट कर हत्या कर दी थी और उनकी एक आंख भी निकाल ली थी। बाबा अमरनाथ की यात्रा 2 जुलाई से शुरू हो रही है। 1 जुलाई को जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा और 2 जुलाई को बाल्टन पहुंचेगा। यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। CRPF के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आधार शिविर में CRPF ने कमान संभाल ली है। हाईवे से लेकर शहर तक सभी पॉइंट पर CRPF की 76 कंपनियां तैनात रहेंगी। आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा लंबा होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के दावे के मुताबिक एक अतिरिक्त सेकंड जुड़ने के चलते 30 जून का दिन सामान्य से थोड़ा सा लंबा होगा। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर का कहना है कि धरती का रोटेशन थोड़ा धीमा हो रहा है, जिसे लीप सेकंड्स में गिना जा सकता है। एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। 30 जून को ठीक 11:59 UTC पर एक लीप सेकंड जोड़ा जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1 सेकंड दिन बड़ा होने से कंप्यूटर्स को नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। और यहाँ सुपरफास्ट न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, पर ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें, वरुण और श्रद्धा की फिल्म ABCD 2 के जलवे। फिल्म ने पहले हफ्ते की तरह पिछले 10 दिनों में भी ताबड़तोड़ कमाई का दौर जारी रखा। बताया जा रहा है कि फिल्म जल्दी ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। हर शादी में प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। और वो आगे बढ़कर डिवोर्स मांग रही है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए अजिंक्य रहाणे को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है। इस दौरे के लिए BCCI ने टीम इंडिया के वनडे कप्तान MS धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, R अश्विन, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा और उमेश यादव को आराम दिया है। उनकी जगह केदार जाधव, मनोज तिवारी, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, कर्ण शर्मा, संदीप शर्मा और धवन कुलकर्णी को मौका दिया गया है। टीम इंडिया 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलेगी। IPL फिक्सिंग में फंसे 3 खिलाड़ियों रैना, जडेजा और ब्रेवो को BCCI के सचिव अनुराग ठाकुर ने क्लीन चिट दे दी है। गौरतलब है कि IBN 7 ने इस बारे में ICC से जवाब मांगा था, जिसके जवाब में ICC ने 2013 में ललित मोदी की चिट्ठी मिलने की पुष्टि की थी। बांग्लादेश के एक प्रतिष्ठित अखबार ने टीम इंडिया का अपमान किया है। पहली बार बांग्लादेश के हाथों सीरीज गंवाने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों के बाल आधे मुड़े हुए दिखाए गए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब टीम इंडिया को लेकर बांग्लादेश में ऐसे ऐड बने हैं। इससे पहले भी एक कोला कंपनी ने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर भद्दा ऐड बनाया था। दिल्ली की निचली अदालत ने IPL 6 स्पॉट फिक्सिंग केस में सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इस मामले में क्रिकेटर S श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान पर फिक्सिंग के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अपनी चार्जशीट में 39 लोगों को आरोपी बनाया था, इनमें से 6 भगोड़े हैं। ग्रीस का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ग्रीस सरकार ने सभी बैंकों को 6 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही बैंकों और ATM से पैसे निकालने की सीमा 65 यूरो तक कर दी है। ग्रीस के राष्ट्रपति
एलेक्सिस त्रसिप्रास ने 5 जुलाई को IMF से लिए कर्ज का भुगतान करने पर रेफरेंडम कराने की घोषणा की। यूरोपीय देशों के बैंकों ने ग्रीस को दी जा रही लाइन ऑफ क्रेडिट को रोक दिया है। इसी वजह से ग्रीस सरकार ने बैंकों को रेफरेंडम तक बंद कर दिया है। ग्रीस के फैसले की वजह से यूरो में 2% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों के मुताबिक अब ग्रीस की करेंसी का यूरो से बाहर आना लगभग तय हो गया है। पूर्व ISI चीफ हामिद गुल ने एक इंटरव्यू में कहा कि ओसामा बिन लादेन की मौत 2005 में ही हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि अलकायदा चीफ बिन लादेन 2011 के अमेरिकी नेवी रेड में नहीं मारा गया, बल्कि वो पहले ही 2005 में प्राकृतिक मौत से मर चुका था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के गे विवाह को जायज ठहराने की खुशी में न्यूयॉर्क में हजारों लोगों ने जश्न मनाया। इसके तहत एक परेड निकाली गई। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को और शिकागो की सड़कों पर भी लोगों ने खुशी का इजहार किया। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक छोटा निजी विमान एक मकान पर गिर पड़ा। इस हादसे में विमान में सवार 3 लोग मारे गए, जबकि मकान में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। होंडुरास में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। इनमें एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सरकार विरोधी लगातार मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे प्रेसिडेंट जुआन इस्तीफा दें। अपने पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाने के बाद फिल्म ABCD 2 की ताबड़तोड़ कमाई का दौर जारी है। आखिर 10 दिनों में 87 करोड़ 50 लाख रुपए कमाने के बाद फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। शनिवार को अपने 30वें बर्थडे पर अभिनेता अर्जुन कपूर ने शानदार पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। पार्टी में रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, आदित्य रॉय कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और फिल्मकार करण जौहर के साथ अर्जुन के स्टार कजिन सोनम और ऋतिका कपूर भी मौजूद थे। अमिताभ के बाद अभिनेता धनुष तमिल फिल्म मारी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, जिसको वो को-प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। फिल्म में वो एक बदमाश गुंडे मारी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 67 साल के आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर फिल्म टर्मिनेटर के साथ वापसी कर रहे हैं। सीरीज की 5वीं फिल्म टर्मिनेटर जेनेसिस के प्रीमियर पर उनके साथ सिल्वेस्टर स्टैलोन नजर आया। आपको बता दें कि सीरीज की पहली फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी।